मेहनत मुशक्कत से ये बदन बनाया है, ये पगली एक दिन जरूर नजर लगा देगी। छी छी, कैसी बातें करते हैं भैया? कहीं बहन की नजर भी भाई को लगती है? लो, अरे विनोद, विनोद, तुम्हारी बहन रज्जू बिटिया कहाँ है? रज्जू और अपना एक मजदूर है ना लाखन, उसका भाई शांति सागर डैम पर काम करता है। उसने देखा रज्जू को? सुनो तो सही, कह रहा था कि वहाँ शांति सागर डैम पर एक खूबसूरत वाली लड़की काम करती थी। कह रही थी कि मैं मेरे भाई से बिछड़ गई हूँ, इसलिए मजबूरन मुझे ये काम करना पड़ता है। अच्छा वो रज्जू होगी, वो जरूर रज्जू है। चलो मेरे साथ। गंगा सिंह? जी हाँ। हाँ, ये लड़की यहाँ पे काम करती थी, लेकिन बहुत दिनों से काम पर नहीं आई। एक कामगार बता रहा था कि उसने इस लड़की को यहाँ से 2 मील दूर शाम गांव में एक मछेरे के यहाँ देखा। ज्यादा दूर नहीं है बेटा, मैं ले चलता। महल से बहती नदी से निकाल लाया था। तुम कौन हो? मैं उसका... बड़ी देर कर दी बाबू, वो बेचारी तुम्हें याद करती रही। पगली कल बिना बताए ही चली गई। किस्मत इतनी बेरहम नहीं होती बेटा, जब उसकी खैर खबर मिली है तो वो भी मिल जाएगी, जरूर मिल जाएगी। अंधेरे में क्यों बैठे हुए हो? तुम यहाँ? किस सोच में डूबे हुए थे जो मेरे आने का पता भी नहीं चला? तुम तो मुझसे मिलना, मुझे देखना भी नहीं चाहती। वो सब नाना जी ने तुमसे झूठ बोला है। तो फिर इतने दिनों तक मिलने क्यों नहीं आई? मेरा घर से निकलना बंद किया गया है और नाना जी ने धमकी दी है कि अगर मैं बाहर जाऊंगी, तुमसे मिलूंगी, तो वो खुदकुशी कर लेंगे। फिर तो तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तो फिर न जाने तुम मेरे बारे में क्या क्या सोचते। ये क्या? नाना जी के दिल में मेरे लिए कोई जगह नहीं है विनोद। वो पैसे को ही सब कुछ समझते हैं। ठीक है, समझने दो नहीं। आओ बैठो। विनोद, ऐसा लगता है कि दिनेश नाना जी से मिलकर हमारे लिए कुछ खतरा पैदा कर सकता है। कैसा खतरा? मैं नहीं चाहती कि जिस सपने को मैं सच होते देखना चाहती हूँ वो टूट जाए और हम अपनी मंजिल के रास्ते पर बिछड़ जाए। अनु, सपने ही तो सब कुछ नहीं होते। और फिर तुम ये भी नहीं जानती मैं कौन हूँ, क्या हूँ। विनोद, किसी को जानने के लिए उसका इतिहास नहीं, अपने आप को जानना जरूरी है। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन मैं तुम्हारे नाना जी के बारे में सोच रहा था। अगर तुमने उन्हें छोड़ दिया, वो संसार में अकेले रह जाएंगे। अनु, मैं चाहता हूँ तुम उनके पास रहो, उनके असूल बदलने की कोशिश करो। इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। अनु, मैं तो तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। भगवान, आज रक्षाबंधन है, मगर मैं एक ऐसी अभागिन बहन हूँ, न भाई की कलाई है, न राखी, और न ही राखी खरीदने के साधन। इसलिए मेरा जो हो सो हो, मगर मेरे भाई की रक्षा करना। वो जहां भी रहे सुखी रहे। विनोद बेटा, ये क्या? कुछ नहीं चाचा, आज राखी का त्योहार है ना, रज्जू और भी याद आ रही है। अगर वो होती तो आज मेरे हाथ पे भी राखी बांधती। तुम्हारी बहन रज्जू एक दिन साथ में जरूर राखी बांधेगी। तुम नहीं जानते
तुम्हारे कारण आज सारे मजदूर खुशहाल हैं। उनकी दुआएं कभी बेकार नहीं जा सकती। तुम्हारी बहन एक दिन तुम्हें जरूर मिलेगी। इस बस्ती की सब लड़कियां तुम्हारी बहन के बराबरी तो है। वो सब तुम्हें राखी बांधने के लिए आ रही है बेटा। ये सब तुम्हें राखी बांधने। प्रिय बहन रजनी, तुम जहां भी हो, इस विज्ञापन को पढ़ते ही फौरन देश में चली आओ। तुम्हारा भैया। प्रिय बहन रज्जो, मैं तुम्हारे तलाश में भटक रहा हूं। तुम जहां भी हो, इस विज्ञापन को पढ़ते देशपुर चली आओ। तुम्हारा भैया। यह अजीब इश्तिहार है। मैं कहता हूं ये अजीब नहीं बल्कि भेद भरा इश्तिहार है। वो तो इत्तेफाक है कि मेरी नजर पड़ गई। तुम मेरी मदद कर सकते हो क्योंकि तुम देशपुर थाना के इंचार्ज हो और उस दिन जेल में भी तुम अजीत को देख चुके हो। अजीत? हाँ, देखा तो था, लेकिन उस वक्त उसे दाढ़ी मूछें थी और इस बात को कई महीने हो चुके और फिर उसकी शक्ल ठीक तरह से याद भी नहीं। हम पुलिस वाले तनख्वाही सी बात की पाते हैं कि जिसे जमाना न पहचान सके हम पहचान लें, और एक दोस्त के नाते इसीलिए तुम्हें बुलाया था। लेकिन तुम्हें शक कैसे हुआ कि अजीत रज्जो नाम के एक लड़की का भाई है? एक लड़की का नहीं, बहन का भाई है जिसका नाम रजनी है, जिसे वो बचपन से रज्जो कह के पुकारता है। ये है अजीत की फोटो। धन्यवाद। स्त्रियों को चलती गाड़ी पे नहीं चढ़ना चाहिए। मैं स्टेशन पर जरा देर से पहुंची थी। मुझे नहीं पता था कि ये फर्स्ट क्लास है। उधर के डब्बे में किसी ने दरवाजा ही नहीं खोला। कोई बात नहीं, बैठ जाइए आप। बैठिए ना। लेकिन मेरे पास तो थर्ड का टिकट है। बहुत भोली हैं आप। अकेली जा रही हैं? जी हाँ। कहाँ तक जाएंगे? देशपुर। देशपुर? मैं भी वहीं जा रहा हूँ। वहाँ कहाँ रहेंगे? जी, वहाँ मेरे एक रिश्तेदार हैं। चाय पियेंगी आप? जी। लीजिए। थकन और परेशानी दोनों दूर हो जाएंगी। देशपुर में पुलिस इंस्पेक्टर। अरे माफ कीजिए। अब तो बैठ जाइए प्लीज। आप तो इस तरह डर रही हैं जैसे आपने कुछ अपराध किया है और मैं आपको गिरफ्तार कर लूंगा। जी, मैंने तो ऐसा नहीं सोचा। टांगे वाले, तुम अजीत सिंह का घर जानते हो? जी जानता हूँ। मुझे वहाँ ले चलोगे? बैठो। भैया! भैया! अरे, ये भैया घर खुला छोड़कर कहाँ चले गए?
भैया कहाँ है? मैं एक वक्त में सिर्फ एक बात का जवाब देता हूँ। मेरा नाम अजीत सिंह है। झूठ बोल रहे हो, तुम मेरे भैया नहीं हो। नहीं, तुम जैसी हसीन और खूबसूरत लड़की का भाई होना मैं लानत समझता हूँ। मैं पूछती हूँ भैया कहाँ है? यहाँ तो नहीं। कहाँ चले? जाने तो मुझे, मैं तो अपने भाई का घर समझकर यहाँ आई थी। ये तुम्हारे भाई का घर नहीं, कसाई का घर। मैं कसाई हूँ, और अगर इस घर से तुम बिना ज़िबा हुए चली गई तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाए। मेरे नजदीक मत आओ। तुम मेरे नजदीक आ जाओ। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। लो छोड़ दो। जाओ। रज्जो, मेरी बहन। रज्जो, रज्जो कहाँ खो गई? ये मेरा माल है। नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें मेरी कसम भैया, इसे मत मारो। भैया। अरे मैंने सोचा कि तुम्हें आने में देर होगी तो जरा खाना पका लो। अरे खाने को छोड़ो चाचा, देखो देखो कौन आया। चाचा, अरे रजनी बेटी। चाचा तुमने पहचान दिया। अरे जिसको देखने के लिए तुम इतने हफ्ते से बेचैन थे, क्या मेरे मन की आंखें उसे पहचान नहीं सकती? बेटा मगर मिली कैसे? बस ये समझे चाचा जी कि भगवान ने मेरी जीवन रक्षा के लिए भैया को भेज दिया। अरे मैंने कहा था ना कि जिस भगवान ने भाई बहन को जुदा किया है, एक दिन वो उन्हें जरूर मिलाएगा, जरूर मिलाएगा। तो उस लड़की ने तुम्हें अजीत भैया कहा? हाँ, मगर आप मेरी बात का यकीन क्यों नहीं करते? यकीन करके बात की तह तक पहुंचना चाहता हूँ। तभी तो वही ऊपर आ गई मालिक, जब वो लड़की उस्ताद के हाथ से भाग गई और उस लीडर ने उसको बचाने के लिए उस्ताद की वो पिटाई की। वो हुजूर, मुझे तो इस बात में कोई राज नजर आता है। वो उससे क्यों लिपटी और उसने उसे क्यों गले लगाया? गले भी मिल गई, लिपट भी गई वो। लेकिन जिस आदमी के बारे में कभी ये सुना ही नहीं कि उसका भी कोई है, ये अचानक लड़की कहाँ से पैदा हुई? पैदा तो बहुत पहले की हो चुकी होगी मालिक, पर ये सोचिए कि वह यहाँ आई कैसे। मैं तो कहता हूँ कि जरूर कुछ ताल में काला है। हाँ, इस काले की जानकारी हासिल। न सिर्फ भाई बहन के प्यार की मिसाल अदालत के सामने मौजूद है, बल्कि एक ईमानदार और दूसरों के लिए अपनी जान पर खेलने वाले अजीज से भी लोगों को नसीहत देनी चाहिए। मुकदमे के हालात और खास तौर पर गवाह मोती के बयान पर यकीन करते हुए मैं मुल्जिम अजीत सिंह को बलदेव सहाय के कत्ल के इल्जाम से बाइज्जत बरी कर, लेकिन जेल से भागने का जुर्म अजीत सिंह के खिलाफ साबित है।
मगर मुल्जिम जो सजा पहले ही भुगत चुका है वो इंसाफ के मकसद को पूरा करती है, इसलिए मुल्जिम अजीत सिंह को रिहा किया जाए। चमका पसीना बनके नगीना, काली रात बीती रे काली रात बीती, मेहनत जीती रे मेहनत जीती, मेहनत जीती रे मेहनत जीती, मेहनत जीती रे मेहनत जीती। भैया और चाचा घर में नहीं है। बाबा जब एक दफा कह दिया कि घर में नहीं है तो क्यों तंग करते हो? हाँ हाँ जी। आपने ट्रेन में मुझे ये क्यों नहीं बताया कि आप अपने रिश्तेदार से नहीं बल्कि सगे भाई से मिलने यहाँ आ रही हैं? भाई और चाचा क्या रिश्तेदार नहीं होते? वाह, अच्छा जवाब दिया आपने। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि मुझे यहाँ देखकर आप इस तरह घबरा क्यों रही हैं? जी नहीं तो। ट्रेन में भी आप इसी तरह घबरा रही थी। इन हालात में हम मिल रहे हैं इसका मुझे अफसोस है, मुझे आपसे हमदर्दी भी है, लेकिन अपने फर्ज के सामने मैं मजबूर हूँ। हालांकि मैं जानता हूँ कि आपके भाई ने यहाँ के मजदूरों के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन रजनी जी गुनाह आखिर गुनाह ही होता है। नहीं नहीं, मेरे भैया पर कोई इल्जाम मत लगाइए, वो निर्दोष हैं। उन्होंने कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वो तो अरे रमणीश जी, आप यहाँ? तुम्हें तो घर से न निकलने का हुक्म हुआ था। तो क्या आप मुझे गिरफ्तार करेंगे? नहीं, मैं तो इनके भाई साहब को आए हैं। हाँ। रजनी, जब मैंने सुना कि तुम आई हो तो मैं दौड़ी चली आई तुम्हारे पास। यह है देशपुर मिल के मालिक की नाते, इन्हीं के वजह से आपके भाई साहब को ये मिल चलाने का अधिकार मिला है। ये मेरे बहन के समान है। इनका शुभ नाम है अनुपमा। अच्छा, भैया आपके बारे में सारी रात बातें करते रहे। अनु दीदी, अब हम तुम बातें करेंगे। लेकिन आपको विनोद से क्या काम है? मामला कुछ ऐसा है, विनोद के बारे में मुझे पूरी जानकारी हासिल करके कोई ठोस कदम उठाना है। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप जानते हैं कि यहाँ के लोग विनोद को देवता मानते हैं। अगर किसी ने उन पर उंगली भी उठाई तो लोग मारने मरने पर तैयार हो जाएंगे, मिल बंद हो जाएगी और दिनेश अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। लेकिन इन सब बातों से मेरा क्या वास्ता है अनु? अगर वास्ता नहीं तो बताइए उसने क्या किया है? चोरी की है, डाका डाला है, किसी का खून किया है? विनोद के बारे में तुम्हारी सच्ची भावनाओं का आज मुझे पता चला। दरअसल कल रात विनोद और अजीत मस्तान में मारपीट हुई। दिनेश ने रिपोर्ट लिखाई और भैया ने जो कुछ किया ठीक किया है। वो बदमाश मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा था। वाह, आपका जवाब नहीं। चोर चिल्लाया चोर चोर, और आप उसे छोड़कर साहूकार को गिरफ्तार करने चले आए। गिरफ्तार किया तो नहीं। आप आ गई? मैं काफी देर से आपका इंतजार कर रहा हूं। अच्छा, क्यों? क्या मैं पूछने की गुस्ताखी कर सकता हूं कि आप कहां तशरीफ ले गई थी? ये आप किस हैसियत से पूछ रहे हैं? लाला जी ने कहा था कि आप मजदूरों की बस्ती में नहीं जाएंगी। उन्होंने कहा था और मैंने सुन लिया था। आप दखल देने वाले कौन? लाला जी की इज्जत की जिम्मेदारी मुझ पर है, इसलिए मैं ये नहीं चाहता कि आप कोई ऐसा काम करें जिससे उन्हें कोई तकलीफ हो या कोई आप पर उंगली उठाए। अफसोस मिस्टर दिनेश कि जो जिम्मेदारी आपको दी जाती है आप उसमें कामयाब नहीं हो पाती। मिल आपके सुपुर्द की गई, वहां नुकसान हुआ। मुझ पर निगाह रखने का काम सौंपा गया तो नाना जी की इज्जत का सवाल उठ बैठा। अनु जी, आप मेरा अपमान कर रही हैं। अपमान उसका होता है मिस्टर दिनेश जिसका कोई सम्मान हो। आप जा सकते हैं। लाला जी, अनु जी वापस आ गई। वापस आ गई? जी। तो क्या वो घर से बाहर गई थी? जी हाँ,
कहा? मैंने ये पूछा तो मुझसे कहने लगी, आप कौन होते हैं पूछने वाले। उन्होंने तो मुझे इस घर से निकल जाने तक के लिए कहा, लेकिन मैं आपके लिए अपना फर्ज कैसे भूल सकता हूं। वो विनोद से मिलने के लिए गई थी। इस लड़की के तो पर निकल आए। बुलवाओ उसे। बुलाकर डांटने या समझाने से कोई फायदा नहीं लाला जी। वो विनोद की शय पे काफी आगे जा चुकी हैं। उन्हें अपने भले या बुरे का कोई ज्ञान नहीं। मैं इस विनोद का खून करवा दूंगा, खून। लाला जी, आज 20 साल पहले का जमाना नहीं रहा। जल्दबाजी और जोश में सब कुछ चौपट हो सकता है। अगर आप चाहें तो मैं आपको एक सलाह दूं। क्या? अनु, मैंने फैसला किया है, जल्द ही तुम्हारी शादी कर। लड़का भी घर में मौजूद है। दिनेश। ये कभी नहीं हो सकता नाना जी। क्या तुम मेरे फैसले से इनकार करती हो? जी, इसलिए कि ये आपकी नहीं, मेरी जिंदगी का सवाल है। अगर मैं हुक्म दूं तो मैं आपका ये हुक्म मानने से इनकार करती हूँ। खामोश रहो। ये तुम नहीं, तुम्हारी आवाज में विनोद की जलालत बोल रही है। ये जलालत नहीं, हकीकत है, जो मुझे विनोद से नहीं बल्कि अपनी माँ की भटकती हुई आत्मा से मिली है। मेरी माँ, जो आपकी बेटी थी, जिसके लिए आपके दिल में कोई हमदर्दी नहीं थी, कोई प्यार नहीं था, जो आपके जुल्म का शिकार बन गई और जिनकी मौत की जिम्मेदारी आप पर है। अनु, तुम मुझ पर बहुत बुरा इल्जाम लगा रही हो। इल्जाम तो ये भी है कि आपने मेरे पिता का खून कराने की कोशिश की। आप समझे कि वो पागल हो गए, मर गए, लेकिन आपको ताज्जुब होगा कि वो जिंदा है और सही सलामत है। क्या? हाँ, और जब मुझे ये सब मालूम हुआ तो मेरा दिल नफरत से भर गया। मैं आपको माफ न कर सकी, लेकिन फिर भी मैं आपके साथ रही, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद आप संभल जाएंगे, बदल जाएंगे और मैं अपनी माँ के अरमान पूरे कर सकूंगी। तो तुम्हारे दिमाग में विनोद ने ही नहीं बल्कि विशाल ने भी जहर भर दिया है। जहर भरा है आपके दिमाग में दिनेश ने, मेरे खिलाफ, मजदूरों के खिलाफ। मैं सोचती थी कि मालिक और मजदूर फिर एक हो जाएंगे। मैंने सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए मजदूरों को मिलती थी। मुझे नहीं मालूम था कि तुम उन लोगों से मिलकर मेरे ही खिलाफ साजिश करो। याद रखो, मिल पर आज भी मेरा कानूनी हक है। अगर तुम पास ना आए तो तुम्हारा मेरे से कोई वास्ता नहीं रहेगा और मैं तुम्हें अपनी दौलत से बेदख्ल कर दूं। आप भी याद रखिए कि मैं एक मजदूर बाप और हमदर्द माँ की बेटी हूँ, गरीबों के खून से बनी हुई हूँ। ठोकर मारती हूँ आपकी दौलत को। इस दौलत को आप ही ओढ़िए और बिछाइए ताकि ये दुनिया याद रखे, अच्छी तरह याद रखे कि दौलत के नशे में आप अंधे हो गए थे, बेरहम हो गए थे, जालिम हो गए थे, खुदगर्ज हो गए थे। मैं जा रही हूँ नाना जी, हमेशा के लिए। तुम यहाँ? हाँ, आज मैं नाना जी का घर छोड़कर आई हूँ। क्या कह रही हो तुम? पिताजी ने कहा था और आपने समझाया था कि मैं वहीं रहूं, उनका सहारा बनकर, और उनके उसूल बदलने की कोशिश करूं। लेकिन वो दिनेश के जाल में इस तरह फंस गए हैं कि ना उन पर सच्चाई का असर होता है, ना ईमानदारी का, और ना ही प्यार ममता का। वो आपको और मजदूरों को दिए हुए वचन भूलकर सिर्फ एक धनवान की तरह हुक्म चलाना चाहते हैं, हुक्म जिस पर अमल किया जाए। कि नानू, तुम्हारी मुखालफत का जवाब देने के लिए वो कोई भी तरीका इख्तियार कर सकती है। मुझे कोई परवाह नहीं, मैं तुम्हारे पास आई हूँ, तुम्हारे पास रहूंगी। ठीक है अनु, लेकिन मैं एक अजीब उलझन में फंसा हुआ हूँ। उलझन? हाँ, मैंने कई बार तुमसे कहना चाहा, मुझ में हिम्मत नहीं हुई। तो अब कह दो। अनु, मैं एक अभागा इंसान हूँ। तुम्हारी हमदर्दी ने मुझे एक नया रास्ता दिखाया है। तुम्हारा प्यार मुझे जिंदगी में सब कुछ दे सकता है, लेकिन तुम्हारे और मेरे बीच दुनिया की कोई ताकत नहीं आ सकती विनोद। है। क्या? कानून। कानून? मैं बालिग हूँ, मुझे नाना जी का एक पैसा नहीं चाहिए।
मैं नहीं चाहता मेरी वजह से तुम्हारा भविष्य बिगड़े। भविष्य तुम्हारी वजह से बिगड़ेगा नहीं, बनेगा विनोद। तुम नहीं समझ रही अनु, कानून की नजरों में मैं एक फरार मुजरिम हूँ। मुजरिम? हाँ, मुझ पर खून का इल्जाम है, एक ऐसे आदमी के खून का इल्जाम जिसने मेरी बहन की इज्जत लूटने की कोशिश की। वो इंसान नहीं, हैवान था। मैंने रज्जो से सब कुछ सुन लिया। हाँ अनु दीदी, पिस्तौल की गोली अनजाने में चली थी। वो कमीना भैया को मारने की कोशिश में खुद मरा और इल्जाम इन पर लगा। मैंने अपील भी की थी, लेकिन जब मुझे पता चला रज्जो घर से चली गई, तब मैं एक डाकू की मदद से जेल से फरार हो गया। उस रात ट्रेन में जब तुमसे मिला, तब भी मैं इसी की तलाश में भटक रहा था। लाला जी, अन्नू जी वापस नहीं आएंगी और मिल भी हमारे हाथ से गई। रणवीर को बुलाओ, अन्नू के भगाने के इल्जाम में विनोद और विशाल को गिरफ्तार किया जाए। अन्नू जी अपनी मर्जी से गई हैं और वो बालिग हैं। तो फिर मिल बंद कर दो, जब लोग भूखों मरेंगे तो पता चल जाएगा। लाला जी, मिल हमने मजदूरों को बाकायदा एग्रीमेंट करके दी है, इसीलिए हम विनोद के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। मैंने बिना सोचे समझे अन्नू की उस वक्त बात मान ली, अब क्या होगा? मेरे पास एक तरकीब है जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी नहीं टूटे। वो क्या? अगर आप इजाजत दें तो बारूद लगाकर मिल को उड़ा दिया जाए। ये क्या बक रहे हो? यही एक तरीका है लाला जी, एक तीर और दो निशाने। मिल का नुकसान इंश्योरेंस कंपनी दे देगी और मैं ऐसे गवाह तैयार कर लूंगा जिससे यह साबित हो जाएगा कि विनोद और विशाल ने मिल में आग लगाई है। आपके एक इशारे पर रणवीर उन्हें गिरफ्तार कर लेगा और फिर अन्नू जी को लाचार होकर आपके पास आना पड़ेगा। अजीत जी, इसे गौर से देखो, ये मिल का नक्शा है। यहाँ डायनामाइट लगाकर हम मिल को उड़ा सकते हैं और उसके बाद विनोद और उसके साथियों को आसानी से कानून की जाल में फंसा सकते हैं। तमाम हालात और बयानात पर गौर करने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुल्जिम अजीत सिंह गंगा सिंह ने पुरानी दुश्मनी की वजह से मरहूम बलदेव सहाय पर कातिलाना हमला किया, जिसकी वजह से अपना बचाव करते वक्त मरहूम बलदेव की मौत उसके अपने रिवॉल्वर की गोली से हुई। मगर इससे अजीत के गुनाह में कमी नहीं होती, इसलिए यह अदालत अजीत को 5 साल कैद बामुशक्कत की सजा देती है। रो मत मेरी बहन, रो मत। हमारे भाग्य में ये लिखा था। भाग्य में नहीं, अंधे कानून में। मैं अपील करूंगा अजीत। बड़े बाबू, आप जानते हैं मैं अपनी बहन से कितना प्यार करता हूँ। मेरे वापस आने तक इसका ख्याल रखिएगा। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अजीत, रजनी मेरे बच्चों की तरह है, तुम फिक्र नहीं करना बेटा। भैया, आज रक्षाबंधन है, मुझे आगे बहन को हथकड़ी वाले हाथों पर राखी बांधनी पड़ रही है। ये कैसा त्योहार है भैया? भैया, 511। देखिए मेरी चिट्ठी आई होगी। नहीं, कोई चिट्ठी विट्ठी नहीं तेरी। भाई साहब जरा गौर से देखिए ना। भाई साहब मत बोल। अबे तेरा कोई होता तब ना कोई चिट्ठी आती। रमेश, रज्जू सुबह से काम कर रही है, उसने कुछ खाया भी नहीं है। तुम आज से कहियो इसे कुछ खिला दे। अच्छा, मुझे देर हो रही है। तू नाश्ता कर चुकी? जा अंदर जा। अरे वो बड़े बाबू की लाडली सुबह से 2.5 बर्तन लेके नल में घुसी बैठी है, अभी कितना समय नष्ट करेगी? चल जल्दी कर, अभी बाजार जाना है। माँ, सुबह से कुछ खाने भी दिया उस बेचारी को या भूखे पेटी लगी है? तू चुप रह। मैंने दुनिया देखी है, काम करके सब लोग खाते हैं, खाकर कोई काम नहीं करता। ये क्या सारे बर्तन गंदे हैं? तेरा मन नहीं लगता तो हाथ तो चला। माँ साहब, चुप रह, चला जा यहाँ से। जल्दी जा। ये दाल है कि पानी? अरे दिखता नहीं, दाल है दाल।
अगर ये दाल है तो पानी किसे कहते हैं मामू? देख, जबान संभाल कर बोल। मामा तेरा कहीं जूते गाड़ रहा होगा। हाँ, मैं ये जली रोटी नहीं लूंगा। जली नहीं, ये कड़क है। रंग दिखाई देता है। रंग क्या दिखाते हो? तुम्हारे बाप ने भी खाई है कभी? क्योंकि आपका नाम लेता है। बहुत अच्छा, चलो जल्दी ले चलो इसको ऑफिस में। चलो जनाब, ले जाओ। तो ये शेर सिंह है। शेर सिंह ये नहीं है, वो है। बड़ा ही मजबूत आदमी है। बंधु, तुम अपनी कीमत जानते हो? हाँ, जो खून की कीमत होनी चाहिए। तुमने किसका खून किया है? एक नीच और कमीने इंसान का। पागल हो तुम। जानते हो जब दो देशों में लड़ाई होती है तो दोनों तरफ के नौजवान हजारों लाखों इंसानों का खून कर देते हैं, मगर तुम्हारा ये समाज और कानून उन खूनियों को सोने चांदी के तमगे देता है। शेर सिंह, तुम कहना क्या चाहते हो? कहना चाहता हूं कि तुम्हारे बाजू में बहुत ताकत है, इसका बराबर इस्तेमाल होना चाहिए। वो कैसे? बस मेरे जत्थे में शामिल हो जाओ। मुझे तुम जैसे आदमी की सख्त जरूरत है। मेरे साथियों ने मेरा यहाँ से भागने का इंतजाम भी कर लिया है। वो इंस्पेक्टर खत लाया था ना, वो इसी बात की कड़ी है। तुम चाहते हो मैं तुम्हारी तरह चोरियां करूं, डाके डालूं? नहीं शेर सिंह, मेरे मन पर जो घटनाओं का बोझ है, बोझ को लेकर मैं यहाँ से नहीं भाग सकता। मैं अपनी सजा पूरी काट कर यहाँ से जाऊंगा। ना समझ, दीवाना है तू। तुझे अपनी बहन का भी ख्याल नहीं? वो बेचारी अकेली है। नहीं शेर सिंह, वो अकेली नहीं है। बड़े बाबू के पास रहती है और बड़े बाबू उसे अपनी बेटी की तरह समझते हैं। उस घर में उसे जरा भी तकलीफ नहीं। अजीत सिंह, कोई बड़े बाबू तुमसे मिलने आए हैं। बड़े बाबू जरूर मेरी रज्जू की खबर लाए होंगे। अजीत, वो मेरी बीवी कहने लगी कि हमारे घर में जवान बिन ब्याही लड़की है, हम किस तरह ऐसी लड़की को अपने घर में रख सकते हैं? क्या बात है बड़े बाबू? साफ साफ कहिए ना, क्या बात है? अजीत, ये बात रजनी ने सुन ली और उसी रात घर छोड़कर कहीं चली गई। नहीं नहीं बड़े बाबू, तुमने रजनी को रोका नहीं। रजनी तुम्हारे पास मेरी अमानत थी। बताओ कहाँ है मेरी अमानत, कहाँ है? मैं शर्मिंदा हूँ अजीत, मैं रजनी का पता नहीं लगा सकता। बड़े बाबू, मैंने तुम पर भरोसा किया था, तुमने रजनी का ख्याल नहीं रखा। न जाने मेरी बहन कहाँ होगी, कहाँ भटक रही होगी बेचारी। शेर सिंह, तुम जेल से भागने का बंदोबस्त कर रहे थे ना? क्यों, कोई बुरी खबर लाए हो? हाँ, मेरी बहन घर छोड़कर कहीं चली गई है।
इस दुनिया से भरोसा उठ गया है शेर सिंह। मैं इस जेल से किसी भी तरह भाग जाना चाहता हूँ। फिक्र मत करो, शेर सिंह तुम्हारे लिए जान भी लड़ा देगा। शेर सिंह, मेरा आखिरी वक्त आ गया है। नहीं शेर सिंह, ले चलो इसे, चलो जल्दी। शेर सिंह, कलेजा, पुलिस आ रही है। फिक्र क्यों करते हो? तुमने तो अपना फर्ज पूरा किया कि शेर सिंह जैसा खतरनाक डाकू मारा गया। और वो दूसरा अजीत, जो खून के इल्जाम में 5 साल की सजा काट रहा था, उसकी अपील की सुनवाई होने वाली थी। परेशानी तो उसकी है। छिपेगा कहाँ? एक न एक दिन जरूर पकड़ा जाएगा। अजीत वही ना जो उस दिन शेर सिंह से भिड़ गया था? हाँ वही, बहुत शरीफ और दिलेर था। मेरा तो दिल कहता है कि वो बेकसूर था। अजीब बात है, अगर ऐसा है तो वो बेकसूर अपील से पहले एक खतरनाक डाकू के साथ जेल से भागा क्यों? उसको अपनी बहन से बड़ा प्यार था, और जब पता चला कि वो कहीं चली गई है तो रोने लगा, पागल सा हो गया, और उसके बाद ये दुर्घटना हो गई। तब तो उसके बहन पर नजर रखनी चाहिए, वो उससे जरूर मिलेगा। लेकिन उसकी बहन भी तो लापता है। ऐसे? ओके, चलता हूं मैं। इतनी जल्दी?
एक केस के सिलसिले में आया था। आज रात को इस देशपुर वापस जा रहा है। मधु, अजीत भैया, रज्जू कहाँ है? वो तो मुझे भी नहीं मालूम। तुम जेल से भागा है? जब मुझे पता चला कि रज्जू बड़े बाबू के घर से चली गई। चली नहीं गई, निकाल दी गई। उसके लक्षण ही ऐसे। मधु, तुम्हें तो पता होगा कहाँ गई हो। तुम्हें तो कुछ बता कर गई होगी। नहीं, मुझे कुछ नहीं बताया। पर अजीत भैया, बड़े बाबू की औरत ने उसे इतना बदनाम किया कि लोग उसके बारे में न जाने क्या क्या बातें कहने लगे, और इसीलिए शायद वो हमारे पास भी नहीं आई। यहाँ नहीं आई? कहाँ गई होगी? कहाँ गई होगी वो हम नहीं जानते, पर मालिक मकान ने पंचनामा करवाकर तुम्हारी खोली पर कब्जा कर लिया। कोई सामान तुम्हारा मधु ने रखा है, वो ले लो। हो गया, और इधर। चिल्लाओ, तुम्हारी मदद के लिए कोई नहीं आएगा। निकालो मां, निकालो, जल्दी करो, जल्दी। शक्ल देखकर तो ऐसा लगा जैसे तुम भी उसी के साथ ही हो। अगर आप ना आते तो वो हमें लूट ही लेता। क्या नहीं लेता? कैश और जेवर ही ना। क्या भरोसा, कैश और जेवर के साथ साथ इज्जत के हाथ डालता, और हो सकता है जान से मार डालता। सुनो, ये लो। कैश, जेवर, जान और इज्जत की कीमत सिर्फ 100 रुपया। तो और क्या चाहिए? लाख रुपया? मेरे चाहने की फिक्र न कीजिए मेम साहब। हाँ, इतना जरूर पता चल गया कि आपके पास सिवाय पैसे के कुछ नहीं। अजीब बात।